नमस्कार। आमने सामने में आपका स्वागत है। मैं हूं अमन कुमार। आमने सामने में आज हमारे मेहमान हैं भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास जी। रघुवर जी, आपका हमारे इस कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद जी, हमारे इस कार्यक्रम का जो फॉर्मेट है कि पहले हम शख्सियत से उनके निजी जीवन के बारे में बात करते हैं, क्योंकि दर्शक की रुचि होती है कि हमारा नेता जो है उसके निजी जीवन में क्या क्या रहा। तो आपके बारे में जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा कि आप की बड़ा संघर्षों वाला जीवन था उसके बाद, लेकिन सत्ता के शिखर तक भी आप पहुंचने में आपको कामयाबी मिली। तो थोड़ा अपने उस जीवन के बारे में संक्षेप में बताइए। देखिए, मैं एक मजदूर परिवार में जन्म लिया, बहुत ही मध्यम परिवार से। शिक्षा पर माता पिता की जोर थी, क्योंकि मेरे पिताजी टाटा स्टील में खलासी थे। तो बार बार कहते थे, जिस तरह मैं लोहा ढोता हूँ आप लोहा ना ढोना, पढ़ो लिखो और बाबू बनो। और पढ़ाई बीएससी एलएलबी हुई। तो मैट्रिक के बाद जब कॉलेज में गया तो उसी समय जेपी मूवमेंट स्टार्ट हुआ था 1974 में। और छात्र राजनीति में कूद पड़ा। उस समय बिहार में कांग्रेस की सरकार थी, अब्दुल गफूर जी राज्य के मुख्यमंत्री थे और भ्रष्टाचार चरम पर थे और शिक्षा में काफ़ी गिरावट थी। इसको लेकर बिहार प्रदेश छात्र संघर्ष समिति के द्वारा आंदोलन हुआ और उस आंदोलन में हम लोग ने भी कूदा। और वो आंदोलन को फिर लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी भी लीड किए और उन्होंने आह्वान किया कि देश के नवयुवक 1 साल देश के लिए दे। तो हम लोग ने 1 साल एग्ज़ाम भी नहीं दिया। उस समय युवा था, उमंग था, उत्साह था, कुछ करने की समाज के लिए, राज्य के लिए एक तमन्ना थी। और मैं भी 1975 को जमशेदपुर भालूवासा एक जगह जहाँ हम लोग बैठते थे, तो वहाँ मैं ऑफिस बना रहा था छात्र संघर्ष समिति का, पुआल और बांस का। तो उसी समय करीब 11:30 बजे एक आदमी साइकिल से जा रहा था, बोला भागो भागो इमरजेंसी लग गया। हम लोग नौजवान थे, 16-17 साल की उम्र था। हम लोग भागे और 1 हफ्ता के बाद मैं घर में सोता नहीं था कि पुलिस रेड कर रहा था। तो एक दिन पानी गिरा तो 2 बजे तक हम बोला पुलिस आ गया, नहीं घर में आ गया। लेकिन पुलिस का लगता इन्फॉर्मा था। रात में गिरफ्तारी हुई और इस तरह फिर गया सेंट्रल जेल में हम लोग DIR में गिरफ्तार हुए। जेल से छूटने के बाद 1977 में फिर चुनाव हुआ, जनता पार्टी की सरकार बनी और मैं उस समय छात्र युवा संघर्ष वाहिनी, जो जेपी ने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था, सत्ता बदलती लेकिन व्यवस्था बदलनी चाहिए। लेकिन फिर छात्र संघर्ष वाहिनी जेपी जी के अंतकाल के बाद तितर बितर हो गया और मैं 1980 में भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली। और तब से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के हैसियत से रूप में मंडल अध्यक्ष, जिला के उपाध्यक्ष, महामंत्री, और 1995 में भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दी। उस समय मैं टाटा स्टील में टेम्पोररी था। 10 साल टाटा स्टील में टेम्पोररी की नौकरी की और मेरे पिताजी 1977 में रिटायर हो गया था, तो परिवार भी चलाना था। तो उस समय जनता पार्टी की सरकार थी, टेम्पोररी नौकरी था, साल भर में 3 महीना हम लोग को ड्यूटी बुलाता था। तो मैंने जनता इलेक्ट्रिकल दुकान भालूवासा चौक में खोला था। अच्छा। ताकि परिवार चल सके। उसी क्रम में कोयला टाल भी हमने खोला था, क्योंकि हम लोग 3 भाई थे, एक बहन की शादी करनी थी। और इस तरह परिवार के साथ साथ राजनीतिक में भी रुचि थी और 1995 में भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दी और पहले बार ही मैंने 1101 वोट से, इसलिए आप देखते होंगे मेरे गाड़ी में 1101 नंबर रहता है।
और तब से मैं लगातार फिर बड़े विधायक- नेता थे, मतलब दीनानाथ पांडे जी का टिकट दीनानाथ काट के पांडे जी आप- चुनाव लड़ रहे थे, जी। निर्दलीय चुनाव लड़ जी रहे जी थे। जी जी उसके बावजूद भी जीत भारतीय जनता पार्टी की हुई। उसके बाद का तो सारा इतिहास लोग जान रहे हैं जान ही और रहे हैं। आपकी जो सफलता। लेकिन इस बीच एक जो है परियों की कहानी टाइप का मामला आता है कि जिस कंपनी में आप टेम्पोररी थे, मतलब जहाँ पे आपको सिर्फ 3 महीने ही काम करने का मौका मिलता था, मुख्यमंत्री बनने के बाद उस कंपनी के जो टॉप बॉसेस थे वो आपसे मिलने के लिए समय लेते थे। नहीं, निश्चित रूप से टाटा स्टील के एमडी हो चाहे रतन टाटा साहब हो, उन लोग को भी काफ़ी खुशी हुई थी कि हमारा एक मजदूर आज राज का सेवा करने के लिए बागडोर संभाले हुए है। और जब हमने मोमेंटम झारखंड कराया था तो हमने रतन टाटा जी को भी आमंत्रित की थी, और रतन टाटा जी काफ़ी खुश थे और हमने उनसे अनुरोध किया कि भाई मदरलैंड आपका झारखंड, ठीक है जमशेदपुर में इंडस्ट्री है, लेकिन राज्य की राजधानी में टाटा का कोई योगदान नहीं है। तो हमने उनसे अनुरोध किया था एक कैंसर हॉस्पिटल टाटा फाउंडेशन के तरफ टाटा ट्रस्ट के द्वारा बने, क्योंकि झारखंड के काफ़ी लोगों को अगर कैंसर होता तो बॉम्बे जाना पड़ता जी। तो उन्होंने कहा आप हमें ज़मीन दो, हम बना देंगे। और हम लोग ने 1 रुपये में 22 एकड़ ज़मीन टाटा ट्रस्ट को दी। और वो बीच में मैंने विजिट किया था, लगभग तैयारी में 3-4 महीने के अंदर, कांके में पास के पास, कांके के पास तो 3-4 महीने के अंदर शायद कंप्लीट हो जाएगी। तो अब झारखंड के किसी कैंसर पीड़ित परिवार को बॉम्बे जाना नहीं पड़ेगा। सारी व्यवस्था झारखंड के राजधानी में होगी। हो जाएगी। तो ये एक अच्छी बात है। और टाटा भी जो है टाटा हाँ, परिवार सर खुश हुआ स्वीकार था। कर लिया। एक अभी आपके मुख्यमंत्री पद से हटे 2 साल से ज़्यादा हो गए, लेकिन अभी भी रघुवर दास ही जो है वो घुमा फिरा के झारखंड की राजनीति के केंद्र बिंदु बन जाते हैं। हर कोई मुद्दा होता है तो उसमें रघुवर दास का नाम आता है। देखिए, मेरा सौभाग्य है कि झारखंड की जनता मुझे प्यार करती है जी। और मैंने 5 साल पूरी ईमानदारी से झारखंड की जनता की सेवा करने की कोशिश की, और झारखंड की जनता ने भी भरपूर सहयोग हमारी सरकार को दी, जिसके कारण झारखंड अलग राज्य होने के बाद पहली मेरी सरकार थी जो 5 साल निर्विवाद रूप से। जी। चलो, इन 5 वर्ष में जो झारखंड अलग राज्य की लोगों की अपेक्षाएं थी, आशाएं थी, उसको हमने पूर्ण करने की भरपूर कोशिश की। देखिए, आपकी अगर नीयत सही है तो झारखंड में विकास की अपार संभावना है। जी। प्राकृतिक भरपूर हमारा झारखंड, खनिज से संपदा से भरपूर हमारा झारखंड, लेकिन इस झारखंड की गोद में गरीबी भी पलती थी। तो इस गरीबी को समाप्त करने का मेरा जीवन का संकल्प था। कितनी प्राकृतिक संसाधन, इतनी खनिज संपदा, इतना मेहनतकश ईमानदार लोग, फिर कोई कारण नहीं कि झारखंड की गोद में गरीबी पले। और इसलिए हमने झारखंड की जो इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे वो सड़क हो, चाहे वो बिजली हो, चाहे पानी हो, क्योंकि विकास के लिए सड़क और बिजली बहुत ज़रूरी है, विकास अपने आप आ जाता। आपको जानकार आश्चर्य होगा, 2014 में जब मैं मुख्यमंत्री बना तो हमने बिजली विभाग की रिव्यू की, तो उस समय देश को आज़ाद हुए 67 वर्ष हुए थे। झारखंड में 68 लाख परिवार होते हैं। 67 वर्ष की आज़ादी में मात्र 38 लाख घर बिजली था, 30 लाख घर अंधेला था। 5 वर्ष के अंदर हमने 30 लाख घर में बिजली पहुंचाई, 100 से ज़्यादा ग्रिड बनाने का काम, क्योंकि झारखंड में अलग राज्य होने के बाद किसी ने ग्रिड पर ध्यान दी नहीं थी। ट्रांसमिशन लाइन, सब स्टेशन 200 से ज़्यादा, जो अपने कार्यकाल में हमने 30 का उद्घाटन किया था, बाकी कुछ अभी वर्तमान मुख्यमंत्री जी 2-4 किए हैं, वो काम अभी ढीला है। और जो प्राकृतिक संसाधन है, जो हमारे पास खनिज संपदा है, उसका वैल्यू एडेड, ताकि यहाँ के लोग को रोज़गार मिले, यहाँ विकास हो। और इसीलिए हमने मोमेंटम झारखंड, जिसमें अनेक देश के लोग यहाँ आए थे, और इस मोमेंटम झारखंड के कारण झारखंड की एक पहचान भी बढ़ी।
जो झारखंड 2014 के पहले स्कैम झारखंड, भ्रष्टाचार से झारखंड जानी जाती थी, उस झारखंड की छवि को बदलने के लिए हमने मोमेंटम झारखंड की कि आप झारखंड आओ। और लॉ एंड ऑर्डर हमने ठीक की, क्योंकि कोई भी निवेशक उसी राज्य में जाता है जहाँ निवेश के अनुकूल माहौल हो, कानून व्यवस्था की स्थिति अच्छी हो, त्वरित निर्णय हो और निर्णय भी ट्रांसपेरेंसी रहे, पारदर्शी रहे। और ये सारी सुविधा हमने सिंगल विंडो सिस्टम करके दी थी और काफ़ी निवेशक यहाँ आए। अभी गोड्डा में आप देख रहे हैं 50,000 करोड़ रुपए का जो पावर प्लांट जी, अदानी का, जिसमें 25% बिजली झारखंड को देगी, बाकी बिजली वो बांग्लादेश। तो मेरी सोच थी जैसे कोयला मेरे पास है, पूरे देश को बिजली कोयला हम दे रहे हैं, लेकिन झारखंड राज्य अंधेला था, क्योंकि वैल्यू एडेड प्लांट बनने से यहाँ के लोग को रोजगार मिलता और हम कोयले के कारण जो पर्यावरण खराब हो रही है, तो कोयले के जगह हम ग्रिड के द्वारा बिजली बेचे। और इसी को ध्यान में रखकर आपने देखा होगा पतरातू बड़ा प्रोजेक्ट है वो। हाँ, एनटीपी के साथ हमने जॉइंट वेंचर बनाकर 2400 मेगावाट फर्स्ट फेज में और 4000 मेगावाट का, ताकि बिजली के क्षेत्र में हम आत्मनिर्भर बन सके, क्योंकि 30 लाख घरें बिजली भी पहुंची थी, तो बिजली की भी ज़रूरत है। और अभी हम बिजली खरीद रहे हैं बाहर से, जो महंगा है। तो ये सोच, ये नियत, ये दूरदृष्टि किसी भी राज्य के सेवक को रखनी चाहिए। और आपको जानकार होगा जिस तेज़ी से हमने सड़क बनाई थी 2014 साल में सड़क बनी थी 22,127 किलोमीटर। विद इन 5 ईयर्स हमने 22,836 किलोमीटर इन रिकॉर्ड है। इतनी तेजी से विकास। नहीं तो यही लोग यही सोच रहे हैं पूरे देश में। जब झारखंड मॉडल की बात आपने शुरू की कि हम झारखंड मॉडल दे रहे हैं देश को, विकास की रफ्तार तेज होगी, पारदर्शिता आया और भ्रष्टाचार पर लगाम जो मैंने लगाया, आपका जो ये एजेंडा था, पूरे देश में ये बात चर्चा हो रही थी। झारखंड में बहुत विकास हो रहा है, लेकिन लोग अचानक जो चुनाव का रिजल्ट आया तो जानकार जो है वो समझ नहीं पाए कि आखिर क्या वजह थी कि उस जनता ने उस मॉडल को जो है पे मुहर नहीं लगाया। नहीं, देखिए, मैं इस चुनाव से एक सबक सीखा कि सिर्फ विकास से ही वोट नहीं मिलता जी। और ये भी मानता हूँ कि वोट 2014 के विधानसभा चुनाव से 2% ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी को मिली। तो हमारा जनाधार बढ़ा। ठीक है, सीट की संख्या नहीं आई, लेकिन झारखंड के जो बीजेपी की सरकार की विकास को लोगों ने पसंद किया, बीजेपी की विचारधारा को लोगों ने पसंद किया। अगर हमसे नाराज होती, हमारी सरकार से नाराज होता, तो वोट परसेंटेज डाउन होनी चाहिए थी। अकेले भारतीय जनता पार्टी को 50 लाख वोट मिला, 33.7%। 2014 में 31 कुछ परसेंट था, तो 2% इंक्रीज इस विधानसभा के चुनाव में हुआ। वहीं तीनों दल मिला के उन लोग को मिला 35% समथिंग वोट। जेएमएम को 16% समथिंग, कांग्रेस को 11% था। इस तरह आरजेडी तीनों मिला के तो 2 लाख का डिफरेंस था। टोटल उनको वोट मिला 52 लाख, बीजेपी को अकेले मिला 50 लाख, तो ओनली 2 लाख का डिफरेंस था। तो जो अलायंस पार्टनर था हमारा, उससे अलायंस नहीं होने के कारण भी हमें नुकसान हुआ। तो लोग ने झारखंड के बीजेपी की सरकार को, विकास को पसंद किया। ठीक है, हम एमएलए की संख्या में हम बढ़ोतरी नहीं कर पाए, लेकिन लोग ने विकास को पसंद किया। आपको लग रहा था कि आप जिस तरह से काम कर रहे हैं आपकी वापसी सुनिश्चित है, लेकिन थोड़ा सा गठबंधन के स्तर पे प्रॉब्लम था या कोई और दूसरा भी कोई एक तो गठबंधन नहीं होना जी, दूसरा ये लोग का गठबंधन होना जी, थर्ड चुनाव में बहुत सारी ऐसी शक्तियां लगी जो बीजेपी की सरकार यहाँ ना बने। क्योंकि राज्य अलग होने के बाद पहला बार हमने धर्मांतरण कानून यहाँ लागू की थी। दूसरा, बहुत सारे ज़मीन पर ऐसे जगह पर
धर्मस्थल बना दिए थे जो गैर कानूनी था। फॉरेस्ट जगह पे बन गए थे, तो सारे पर हम कड़ाई कर रहे थे। तो जो वो शक्तियाँ जो है, जो राष्ट्र विरोधी शक्तियाँ हैं, जो विध्वंसकारी शक्तियाँ, और वो सारी शक्तियाँ इस चुनाव में पूरी देश भर के लोग, क्योंकि वो लोग बहुत साइलेंट काम करते, माइंड से काम करते, और वो सारी शक्तियाँ एकजुट होकर कि यहाँ बीजेपी की सरकार ना बने, तो शक्तियाँ भी लगी हुई थी। तो क्या अब आप सीख गए हैं वो कि उन चीज़ों से निपटने का, या अगर फिर आपको मौका मिला तो आप वहाँ ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करेंगे, अपना काम करेंगे? नहीं, राष्ट्र विरोधी शक्ति विध्वंस किसी कीमत पर भारतीय जनता पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी, चाहे सत्ता में रहे या विपक्ष में रहे। उस शक्तियाँ को नेस्तनाबूद करना, क्योंकि राष्ट्र के लिए घातक है। मतलब सत्ता अहम नहीं है, पहले आपको जो आपका एजेंडा है देश हमारे लिए राज्य पहले। तो ये जो आपका सोच था कि पहले देश पहले राज्य, इसी में बहुत सारे जो आपके अपने लोग भी थोड़ा नाराज हो गए, थोड़ा अलग अलग रहने लगे, इसका भी नुकसान हुआ क्या चुनाव में? नहीं, देखिए स्वाभाविक है, जो 14 साल सरकार चले जिसके कारण एक भ्रष्टाचार का ठप्पा लगा, तो मैंने सारे लोग को कहा था कि मैं झारखंड सरकार चलाने में ठेका पट्टा के लिए नहीं आया, मुझे झारखंड की सेवा करना, और 5 साल मुझे शासन करने दो। आपका जो गिरबान आप बताओ, हम जरूर सॉल्व करेंगे, लेकिन प्रशासन में कई इंटरफेरेंस नहीं, तो निश्चित रूप से कुछ लोग होंगे। ये बात तो लेकिन इसको मैं नहीं मानता हूँ जी। मैं मानता हूँ अलायंस नहीं होना, क्योंकि वोट तो जनता दी, कार्यकर्ता तो मेहनत किए, तभी ना 2% वोट मिला जी। और ट्राइबल भी वोट 2% बढ़ा। लेकिन चुनाव के समय जो हमारे विरोधी पक्ष के थे, जो वर्तमान में सत्ता में है जी। एक गठबंधन हुआ, दूसरा बड़े बड़े वादे नारे लोक लुभावने दिए, उससे भी जनता थोड़ी दिग्भ्रमित हुई। जो राष्ट्र विरोधी शक्तियाँ थी वो भी दिग्भ्रमित किए, तो बहुत सारी शक्तियाँ लगी जो बीजेपी की सरकार ना है। तो आपके जो विपक्षी है वो तो फिर 1932 का जो इशू था जिसको आपने हल कर दिया था, उसको फिर लेके आ गए हैं, तो भाजपा फिर बैकफुट पे आ गई? नो, कहीं भाजपा बैकफुट पे नहीं। 1985 आज भी लागू है। अच्छा। देखिए, कोई भी आप नियम कानून लागू, वो वैधानिक होनी चाहिए, संवैधानिक होनी चाहिए। संविधान का 14, 15 और 16 आप पढ़े, उसमें साफ इंगित है पूरा देश का डोमिसाइल एक है। ये जो 1932 का खतियान और ये जो आरक्षण, ये यहाँ के फिर आदिवासी मूलवासी झारखंडवासी पिछड़ों को धोखा देने का काम कर रही है। जिस तरह 2014 के चुनाव में इन्होंने वादा किया 1 साल में 5 लाख को नौकरी देंगे जी। अब 32 खतियान लागू कर रहे हैं और उसको नियोजन से नहीं जोड़ रहे हैं। ये संविधान ने स्पष्ट कहा कि लिंग, जन्म स्थान, धर्म, जाति के आधार पर किसी के साथ आप भेदभाव नहीं कर सकते, क्योंकि 1947 देश आज़ाद होने के बाद देश बंटवारा हुआ, तो लोग कहीं ना कहीं कहीं का कहीं बसा, तो ये उनको राइट है, मूल अधिकार है संविधान का। लेकिन उसमें अधिकार ये भी दिया है कि राज्य सरकार, केंद्र सरकार किसी क्षेत्र विशेष में अगर पिछड़ा है समाज का, तो उनको आप कानून बनाकर उसको आप दे सकते हो, जैसे मैंने किया था। मैंने 1985, क्योंकि इस 1932 का खतियान 2001 में बाबूलाल जी भी मुख्यमंत्री बने थे, उन्होंने बिहार को लेकर बनाया था। क्या झारखंड में हुआ हम उससे भाली भांति परिचित है। हाई कोर्ट गया, 5 जज का जजमेंट उसको निरस्त कर दिया। तो उस 5 जज के जजमेंट को स्टडी करते हुए हमने 1985 कट ऑफ डेट दे के बनाया, और इसके साथ साथ नियोजन के लिए हमने जो स्थानीय आदिवासी मूलवासी के लिए 10 साल के लिए 3rd ग्रेड और 4th ग्रेड, क्योंकि झारखंडियों का हक है
कि 3rd गेट 4th गेट का नौकरी यहाँ के लोग को मिलनी चाहिए। और हमने 10 साल के लिए शेड्यूल एरिया में 3rd गेट 4th गेट का, और आप देखेंगे 1 लाख से ज़्यादा सरकारी नौकरी हमने दी। अगर रांची जिला में अगर 3rd गेट 4th गेट का नौकरी निकलता है तो रांची के ही लोग को मिलेंगे, गुमला के लोग को नहीं मिलेंगे, ताकि यहाँ के रहने वाले आदिवासी मूलवासी को सरकारी नौकरी मिले। माननीय हेमंत सोरेन जी ने जब सोनी कुमारी एक पलामू की लड़की ने हाईकोर्ट में रीट की थी, तो वहाँ इन लोग ने एफिडेविट दिया इनका एडवोकेट जनरल ने कि बीजेपी की सरकार ने गलत बनाया, जिसके कारण ही निरस्त हो गया। तो आज 19 का 32 खतियान कागज का टुकड़ा है, आप उसे नियोजन से कहाँ जोड़ रहे हैं? ये सारे मामले को उलझाकर ये कहेगा हम तो कर दिए, क्योंकि इनको 5 लाख नौकरी तो देना नहीं 1 साल में, जो 5 लाख का। तो ये बेरोजगार नौजवान नौतियों झारखंड के भविष्य के साथ, चाहे 1932 का खतियान हो, चाहे आपने देखा हो भाषा नियोजन नीति में जो भाषा विवाद खड़ा किया, हिंदी राष्ट्रभाषा है, हिंदी को हटा के आप उर्दू को जोड़ रखे, हिंदी हटा दिए, तो इसकी साफ ये वोट बैंक की राजनीति और झारखंड के नौजवान भविष्य के साथ खिलवाड़ करना। तो ये आरक्षण वाला वही जो इशू है कि ये भी नहीं टिकेगा? नहीं टिकेगा। अच्छा, लेकिन आपने बीजेपी ने भी वादा किया था शायद पिछड़ों को आरक्षण ज़्यादा देने का। तो आपको याद होगा 2019 में मैंने सर्वे शुरू किया था। देखिए सुप्रीम कोर्ट भी आपको आदेश दे चुका है 2000 सोनी केस के मामले में 50% से ज़्यादा आरक्षण नहीं होगा 2006 में। अभी आपने देखा होगा महाराष्ट्र सरकार ने भी मराठा को आरक्षण बढ़ाया था स्पेसिफिक दे के, लेकिन उसको भी टर्न डाउन कर दिया सुप्रीम कोर्ट। 50% से आरक्षण नहीं दिया जा सकता। तो आपको आरक्षण देना है तो उसका पूरा सर्वे करना होगा कि उसकी स्थिति क्या है, कितने लोग, चाहे पिछड़ा हो, चाहे आदिवासी हो, चाहे वो शेड्यूल कास्ट हो, पहले उस आंकड़ा आपको जुटाना होगा कि सरकारी नौकरी में कितने लोग को मिला, चाहे शेड्यूल टाइप हो, शेड्यूल कास्ट हो या ओबीसी पिछड़ा वर्ग हो। तो इन्होंने कोई सर्वे नहीं किया, रेवड़ी की तरह 2% उधर बांट दिया, 2% इधर बांट दिया, 27% इधर कर दिया। लोकतंत्र है ये, राजतंत्र नहीं है, राजा नहीं है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी। लेकिन यही चीज़ समझाने के लिए भाजपा को थोड़ा प्रभावी अभियान चलाना होगा, लेकिन अभी तो जनता नहीं में पढ़े लिखे नहीं। देखिए पढ़ा लिखा आदिवासी समाज या मूलवासी समाज इस चीज़ को समझ रहा। देखिए इस सरकार भ्रष्टाचार से घिरी हुई है, भ्रष्टाचार के आंखट में डूबी हुई है। इस सरकार मृत्यु शैया में, ऑक्सीजन में है। तो ये फिर जनता को लोक लुभावना वादे करके हम ये कर रहे थे, सरकार को कर दिया। लेकिन ये गवर्नर साहब तो अभी तक चिट्ठी खोल ही नहीं रहे, दे ही नहीं रहे। देखिए हमारा देश कानून से चलता है जी, ठीक है। उच्च पद पर बैठे हुए लोग के पसंद और नापसंद से नहीं चलता देश। तो मुख्यमंत्री जी बहुत बेचैन है, लेकिन फिर मैं वही बात कर रहा ना, उच्च पदों पर बैठे लोगों की पसंद और नापसंद से नहीं चलता। उसके पसंद और नापसंद से गवर्नर राष्ट्रपति डिसीजन नहीं लेगा, चीफ जस्टिस एनसी कोई। कानून के हिसाब से चलेगा। अच्छा एक अब क्योंकि कार्यक्रम खत्म करने का समय हो रहा है, रघुवर दास क्या बैठ गए हैं या फिर से लीडरशिप अपने हाथ में लेने के लिए अभियान शुरू करेंगे, काम करेंगे? नहीं, मैं लगातार प्रवास में था, बीच में थोड़ी भी खांसी हुई थी तो एंटीबायोटिक खा गया था, तबीयत थोड़ा खराब हो गया, तो उसी एंटीबायोटिक खा के मैंने मधुबन प्रशिक्षण शिविर में गया था। फिर धनबाद 15 दिन पहले, फिर धनबाद में एससी मोर्चा का परिचय। लगातार मैं जनता के बीच, हम सत्ता में रहे या विपक्ष में रहे, जनता की सेवा करना, सेवा ही संगठन है भारतीय जनता पार्टी का। ये मंत्र हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने दी है। अभी सेवा पखवाड़ा में आप देख रहे हैं 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक पूरे देश में हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सेवा के कार्य में लगे हुए हैं। रक्तदान से लेकर, वृक्षारोपण से लेकर, कृत्रिम अंग से लेकर सारे काम कर रहे हैं। और कोरोना काल में आप देखिए सारा पार्टी के कार्यकर्ता घर में थे डर से। कोरोना में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता
लोगों की सेवा में लगे हुए थे। तो सेवा ही भारतीय जनता पार्टी का एक ही उद्देश्य है, गरीब की सेवा करना, समाज की सेवा करना, राष्ट्र की सेवा करना, चाहे सत्ता रहे या हम विपक्ष में रहे, सेवा ही हमारा संगठन है। एक अंतिम सवाल कार्यक्रम खत्म होने से पहले, क्योंकि आपसे भी जुड़ा हुआ है और पार्टी से जुड़ा, ये जो सरयू राय प्रकरण मामला बहुत लंबा चला आपकी पार्टी सरकार के समय भी और बाद में चुनाव के समय भी, तो क्या लगता है कि अब वो समय आ गया जब वो खत्म हो जाना चाहिए, उनको सरयू राय को फिर उनको पुराने सीट पे भेज देना चाहिए, आपको फिर से ऐसा कुछ है क्या भविष्य? देखिए, झूठ ज़्यादा दिन नहीं टिकता। बड़ी बड़ी बातें की थे ना हेमंत सोरेन जैसे, अभी 3 साल होने जा रहा है, पूरी जनता देख रही है। उनका वापसी का दरवाजा बंद हो चुका है। किसी व्यक्ति के आने जाने से कोई संगठन कोई प्रभाव नहीं पड़ता। सागर है बीजेपी। जी, चलिए, आने वाले दिनों के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे स्टूडियो में और इतना समय दिया हम लोग, धन्यवाद। तो आमने सामने में इस सप्ताह बस इतना ही। अगले सप्ताह किसी दूसरे शख्सियत के साथ चर्चा करेंगे। तब तक के लिए पूरी टीम को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।